हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करेंगे पार्टनरशिप। क्लास 12th की अकाउंटेंसी में आरबीएससी और सीबीएसई के लिए जो कई सारे चैप्टर्स है उसमें से आज पहला चैप्टर पार्टनरशिप शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सबसे पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे, फिर बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। पहले बेसिक थ्योरी करेंगे, पार्टनरशिप को समझेंगे, पार्टनरशिप में क्या होता है। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की क्या मतलब है, पार्टनरशिप की क्या परिभाषा कहाँ पे दी हुई है, तो मैं समझाता हूँ, समझो। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932। पार्टनरशिप जिस एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, पार्टनरशिप के लिए जिसमें रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, वो एक्ट है 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो एक्ट बना, वो एक्ट कब फोर्स हुआ? 1 अक्टूबर 1932 को। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। प्रायर टू दिस एक्ट द लॉ ऑफ पार्टनरशिप वाज डेल्ट विथ अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारतवर्ष में ये एक्ट लागू हुआ। और इससे पहले जब पार्टनरशिप होती थी 1932 से पहले, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंगली होती थी। ये बेसिक सा मीनिंग है एक्ट के बारे में। अब पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप के बारे में किसने बताया है, अब वो पढ़ते हैं। सर फ्रेडरिक पोलॉक एक अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने ये बताया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 and more persons। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है। वी हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल। वो प्रॉफिट कमाने के लिए एक बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस को आगे लेकर जाते हैं, या तो सभी के द्वारा, सभी मिलकर के बिजनेस को चलाते हैं, या उनमें से कोई एक बिजनेस को रन करता है, तो उसको पार्टनरशिप बोला है उन्होंने। वैसे मैं बता दूं, एक्ट कंपनीज एक्ट में जो परिभाषा दी हुई है वो कौन से सेक्शन में दी हुई है? कंपनीज एक्ट में जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 4। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एक्टिंग बाय ऑल। मीनिंग सेंस दोनों वही है, बट बात यह है कि एक्ट में ये वाली परिभाषा दी हुई है और सर फ्रेडरिक पोलॉक ने वो वाली परिभाषा दी हुई है। तो अपन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपने एग्जाम में पार्टनरशिप की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो कौन से सेक्शन में दी हुई है? तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 4 1932 एक्ट के अकॉर्डिंगली। मूल बात यह है कि प्रॉफिट कमाने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके कोई कार्य करते हैं जिसमें उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कोई एग्रीमेंट हुआ होता है। एग्रीमेंट होने के बाद में वो कार्य करते हैं, प्रॉफिट कमाना उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है, तो उसी को पार्टनरशिप कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। पार्टनरशिप, अब इसका बेसिक से मतलब एक कंक्लूजन क्रॉक्स बनाया हुआ है। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन हु हैव एग्रीड टू कंबाइन देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अपने पास जो पैसा है, जो वित्त है, उसको कंबाइंड करके, एंड मैनेजरियल एबिलिटीज़, और अपने अंदर की जो एबिलिटीज़ है, मैनेजरियल एबिलिटीज़, टू रन ए लीगल बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट इन एन एग्रीड रेशियो। एक रेशियो में बांट लिया जाता है, जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, उसको एक रेशियो में निर्धारित कर लिया जाता है कि वो इक्वल होगा या फिर वो अनइक्वल होगा, किस तरीके का होगा, वो उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर लेते हैं। द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप with one another individually are called partners and collectively a firm. The name under which the business is carried is called firm name. जैसा कि आपको पता है कि जो पर्सन पार्टनरशिप में एंट्री करता है विथ वन अनोदर पर्सन के अलावा, उसको क्या बोला जाता है? पार्टनर्स। मैं बता देता हूँ कि पार्टनरशिप जिन लोगों से मिलकर के बनता है उन लोगों को पार्टनर्स बोला जाता है, और कलेक्टिव रूप में कलेक्टिवली उसको फर्म बोला जाता है। वो समूह के रूप में जब वो सब एक साथ मिलकर के कोई एक कार्य कर रहे होते हैं तो उसको फर्म का नाम दिया जाता है। लेकिन वो जब अलग अलग होते हैं तो वो फर्म के मेंबर्स होते हैं, तो उनको पार्टनर बोला जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है कि
जो पार्टनर्स है उनको कलेक्टिव रूप में क्या बोलते हैं, तो उनको फर्म बोलते हैं, या फिर फर्म के मेंबर्स को क्या बोलते हैं, तो पार्टनर्स बोलते हैं। तो द नेम अंडर विच ऑफ द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम। और जो बिजनेस को चलाते हैं, जिस नाम से वो बिजनेस को रन करते हैं, उस बिजनेस के नाम को क्या बोलते हैं, फर्म का नेम बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। नीड ऑफ पार्टनरशिप, तो इस पार्टनरशिप की नीड क्या पड़ी, बढ़िया अच्छा खासा सोल प्रोप्राइटरशिप चलता है। सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस की वजह से पार्टनरशिप की नीड हुई। कि पार्टनरशिप की नीड क्यों हुई, 2-4 व्यक्ति मिलकर के काम करें, 2 and more पर्सनस मिलकर के जो कैपिटल लगवाएं, अपनी एबिलिटी बढ़ाएं, ताकि बिजनेस का जो फॉर्मेशन है वो एक बड़ा हो जाए, एक लार्ज फॉर्मेशन हो जाए। तो नीड ऑफ पार्टनरशिप टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि सोल प्रोप्राइटर की लिमिटेशंस की वजह से ये नीड पड़ी पार्टनरशिप की। नेमली लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में क्या क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल होती है, अकेला आदमी होता है बेचारा, तो लेक ऑफ मैनेजरल एफिशिएंसी, उसकी मैनेजरल एफिशिएंसी भी कमी होती है। अनसर्टेन एग्जिस्टेंस, और उसका जो अस्तित्व है वो अनिश्चित होता है। वो अगर मान लो उसको कुछ हो जाए प्रोप्राइटरशिप को, वो प्रोप्राइटर को, तो उसके कुछ होते ही बिजनेस बंद। तो इसी तरीके से अब पार्टनरशिप में थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चल सकता है, तो इसलिए पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ी। तो अपन को एक ही लाइन में लिखना है, टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, नेमली लिमिटेड कैपिटल, लैक ऑफ मैनेजरल एफिशिएंसी एंड अनसर्टेन एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप इज डिजायरेबल। तो मैं आपको कुछ बात बता दूं, इस वीडियो में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास है वीडियो के अंत में। और अगर मेरी ये नोट्स जो मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये जो आप इसको रिटर्न में लिख सकते हैं, वो आप कॉपी में भी आप लिख सकते हो। और अगर भी मेहनत पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कोई सुझाव आपको देना हो तो आप दे सकते हो, क्योंकि क्लासेस रेगुलर रहेंगी और क्लासेस बैक टू बैक रहेंगी, मतलब इसके आगे का चलता रहेगा। ये अभी बेसिक चल रही है, कुछ थ्योरी चलेंगी थोड़े टाइम के लिए, जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे। तो पूरी तैयारी है, आप बस वीडियो रेगुलर देखते रहे। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की क्या क्या विशेषताएं होती है, पार्टनरशिप किस किस तरीके से मिलकर के बना रहता है। तो फर्स्ट है 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। इस पार्टनरशिप में 2 व्यक्ति भी मिलकर के पार्टनरशिप चला सकते हैं, या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर भी पार्टनरशिप चला सकते हैं। 2 and more 2 persons, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons। लेकिन क्या एक व्यक्ति पार्टनरशिप खोल सकता है, नहीं, उसके लिए तो सोल प्रोप्राइटर ही बहुत है, मिनिमम 2 व्यक्ति चाहिए। पार्टनरशिप की पहली विशेषता यह है कि मिनिमम 2 persons चाहिए टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, एंड ऑल सच पर्सन्स टू बी कंपोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ए माइनर पर्सन, एक माइनर, इस एक्ट में जो एक्ट पार्टनरशिप का है 1932, इसमें क्या है कि ये डेफिनेशन नहीं दी हुई कि कौन कौन पार्टनर्स बन सकता है या नहीं बन सकता, लेकिन ये वाला सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है कि एक माइनर एक फर्म का सदस्य नहीं बन सकता। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो मतलब थोड़ा पागल है या फिर थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा हटा हुआ है, तो वो भी पार्टनरशिप फर्म का मेंबर नहीं बन सकता। एंड पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ, या किसी कानून के अंतर्गत उस पर्सन को डिसक्वालीफाई किया गया है, उसने किसी कानून को तोड़ा और उसके ऊपर उसको जेल की सजा या फिर उसको डिसक्वालीफाइड किया हुआ है, तो वो मेंबर भी क्या पार्टनरशिप का सदस्य नहीं हो सकता। लॉ आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की वजह से उसको लॉ के अंदर बाहर किया गया है। इफ एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म गेट्स रिड्यूस्ड टू 1, द फर्म इज डिसॉल्व्ड। किसी भी समय या किसी भी व्यक्ति, शुरू में 5 पार्टनर थे, लेकिन कुछ समय बाद में एक एक करके छोड़ते चले गए, 2 पार्टनर बचे। अब 2 पार्टनर बचने के बाद में एक पार्टनर की डेथ हो गई, अब एक ही पार्टनर बचा। अब एक पार्टनर जैसे ही बचेगा तो वो फर्म अपने आप में क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, डिजोल्यूशन हो जाएगा, फर्म बंद हो जाएगी, फर्म का लिक्विडेशन हो जाएगा। फर्म ऐसा मान लिया जाएगा कि फर्म अब ये फर्म नहीं है, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 मेंबर्स की। अगर वो किसी भी कारणवश कम होते हैं तो वो फर्म बंद मान ली जाएगी। अब मैं आपको बता दूं, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट प्रेस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। मिनिमम नंबर तो 2 पर बता रखा है पार्टनरशिप में,
लेकिन मैक्सिमम नंबर के बारे में कहीं बात नहीं की हुई पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत। तो फिर मैक्सिमम नंबर कहाँ डिस्क्राइब होगा, वो कब कैसे पता लगेगा कि मैक्सिमम नंबर कैसे आएगा? तो आगे पढ़ो। कंपनीज एक्ट 2013 में मैक्सिमम नंबर के बारे में बताया गया है। अब समझने वाली बात यह है, यहाँ पे मिनिमम नंबर तो हो गया 2 जो पार्टनरशिप एक्ट में बताया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम नंबर कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 464 में मैक्सिमम नंबर के बारे में बताया है। एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू प्रेस्क्राइब मैक्सिमम नंबर टू पार्टनर्स इन अ फर्म सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100। पार्टनरशिप एक्ट जब 2013 आया था ना, ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिए आप। कंपनीज एक्ट 2013 में जब मैक्सिमम नंबर आया था तो 100 आया था, लेकिन शुरू में 100 था, फिर 2014 में एक रूल आए, क्योंकि ये जब अमेंडमेंट करने होते हैं एक्ट में तो रूल बनाते हैं लोग कि 2013 से पहले जो एक्ट था कंपनीज एक्ट वो 1956 था। अब जब उसमें कोई चेंज करना था तो अमेंडमेंट करते थे रूल बाय रूल। तो वैसे अब 2013 जो एक्ट आ गया, अब उसमें अगर कुछ चेंज करना होता है तो ये रूल बनाते हैं। तो फिर रूल 10 के अकॉर्डिंगली रूल्स 2014 में आया, उस रूल के अकॉर्डिंगली इन्होंने मैक्सिमम नंबर की लिमिट कितनी कर दी? मैक्सिमम की लिमिट कर दी 50। मतलब एक फर्म में मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम 2 हो सकते हैं। मिनिमम मेंबर 2 रहेंगे और मैक्सिमम रहेंगे 50। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2013 में एक्ट में मैक्सिमम नंबर 100 थे, लेकिन 2014 में एक रूल आया, रूल 10, वो मैक्सिमम नंबर 50 कर दिया और मिनिमम 2 थे। अब मिनिमम 2 कौन से एक्ट में थे? पार्टनरशिप एक्ट में। क्या, मेरा एक क्वेश्चन है, पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर के बारे में कुछ चर्चा की हुई है, कुछ डिस्कशन है या कुछ अमेंडमेंट है? कोई अभी तक कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है। मैक्सिमम नंबर के बारे में चर्चा कंपनीज एक्ट में की हुई है फर्म के रिगार्डिंग, कि फर्म में मैक्सिमम 50 मेंबर रहेंगे। क्लियर? चलो आगे। सेकंड है एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। फर्स्ट चीज़ है मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 50 मेंबर्स। सेकंड पॉइंट है एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स आए उनके बीच में एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। लेकिन एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, लेकिन एग्रीमेंट कैसे होना कंपलसरी है? अब समझो। पार्टनरशिप्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जब एग्जिस्ट करेगी जब एग्रीमेंट होगा। सच एन एग्रीमेंट कैन बी इधर ओरल और इन रिटिंग। अब कोई जरूरी नहीं है एग्रीमेंट कैसे हो, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है। ये वॉलेंट्री है कि एग्रीमेंट कैसे करें। एग्रीमेंट को आप ओरल भी कर सकते हो, रिटर्न में भी कर सकते हो, लेकिन एग्रीमेंट होना ये कंपलसरी है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, क्या विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप एग्जिस्ट हो जाएगी? तो नो, विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है पार्टनरशिप का। लेकिन एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। बट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट इट इज़ बेटर टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट कॉल्ड एट पार्टनरशिप डीड। लेकिन भविष्य में कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट में क्या होता है, ओरल में तो लोग बिखर जाते हैं, मुकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रिटर्न होगा तो रिटर्न एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड के उस एग्रीमेंट को ही क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। पार्टनरशिप डीड रिटर्न में होती है और उस रिटर्न डीड के अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जा सकता है कभी कभी डिस्प्यूट हो जाए तो। According to Section 5 of Indian Contract Act, partnership arises from contract and not from status. Where there is no agreement, there cannot be a partnership. Are you getting my point? Section 5 में क्लियर बताया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि पार्टनरशिप जब ही पैदा होंगी जब कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो पार्टनरशिप नहीं होगी। विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एक लाइन में यही है, एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। वो अलग बात है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न में होगा तो वो बेटर होगा अकॉर्डिंग टू ओरल। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप की, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। द ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टनरशिप मस्ट टू बी मेक प्रॉफिट। कोई भी फर्म हो, कोई भी बिजनेस हो, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। उन्होंने जिस रेशियो में एग्री हुए हैं, किस रेशियो में, उनको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा।
अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने अभी बताया था कि माइनर, अनसाउंड माइंड या जिनको लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है वो पार्टनरशिप फर्म के मेंबर नहीं बन सकते या पार्टनर्स नहीं बन सकते। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक माइनर पार्टनर्स, क्या बता रहा हूँ, एक माइनर पार्टनर्स गेट्स शेयरिंग इन प्रॉफिट बट नॉट इन लॉस। एक माइनर भी पार्टनर बन सकता है। अभी मैंने उसमें बताया कि माइनर पार्टनर्स अनसाउंड माइंड ये नहीं बन सकते, लेकिन माइनर पार्टनर्स बन सकता है केवल एक स्थिति में, एक पोजीशन में, ओनली प्रॉफिट के लिए। कब पार्टनर बन सकता है वो? ओनली प्रॉफिट के लिए, उसको लॉस में कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है अपवाद के रूप में, एक्सेप्शन के रूप में, क्या एक माइनर पार्टनर्स बन सकता है? तो नहीं बन सकता। लेकिन क्या ओनली प्रॉफिट्स के लिए क्या माइनर पार्टनर्स बन सकता है? तो बिल्कुल यस, बन सकता है। अगर आ जाए लाभ के लिए, ओनली प्रॉफिट्स के लिए माइनर पार्टनर्स बन सकता है तो बन सकता है। लेकिन सिंपली ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्या एक माइनर पर्सन पार्टनर बन सकता है? तो नो। क्लियर हो गई होगी मेरी बात? चलो आगे। कैरिंग ऑन ए बिजनेस, ए पार्टनरशिप इज फॉर्म टू बी ए लॉफुल बिजनेस। कहने का मतलब ये है इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। उनकी हर ट्रेडिंग, हर प्रोफेशन, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए? लीगल होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। नेक्स्ट है कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस को जो कैरिड ऑन मतलब आगे ले जाया जा सकता है या उसको चलाया जा सकता है, उसको रनिंग किया जा सकता है, वो सभी पार्टनर्स के रूप में भी किया जा सकता है या उन पार्टनर्स की तरफ से किसी एक के द्वारा भी किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टनर्स पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते। तो वो जो पैसा लगाने के लिए, कैपिटल लगाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उनकी कैपिटल लगाया जा सकती है और उनकी तरफ से कोई भी व्यक्ति उस फर्म में काम कर सकता है। या कोई भी पार्टनर, जैसे 5 पार्टनर्स है लेकिन 5 पार्टनर्स पूरे के पूरे रूप में पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकते वो, तो उनके द्वारा किसी उनमें से कोई एक पार्टनर्स या उनमें से कोई 2 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स या सारे वो काम कर सकते हैं। द पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एवरी पार्टनर्स वाइल कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म stands in the position of an agent as well as principal. As an agent, he by his act binds the firm. As a principal is bound by the acts of other partners. Next point है characteristics में act. Partners business partnership is governed by Indian Partnership Act 1932. अब इसमें एक विशेषता है, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली काम करता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली। 7th पॉइंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। द लाइबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर्स फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म इज अनलिमिटेड। ऑल द पार्टनर्स आर लाइबल जॉइंटली एंड सेवरली टू थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। किसके रिगार्डिंगली? जॉइंटली, फर्म के रिगार्डिंगली, थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी अगर किसी पर कभी कोई लापरवाही हो जाती है या फिर लोन ज़्यादा हो जाता है तो उसको पे करने के लिए अगर उनके फर्म के पास में कोई एसेट्स नहीं बचती है तो फिर उनकी पर्सनल एसेट्स को भी गिरवी या उन मॉर्गेज कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटीज ये होती है कि फर्म में जितना पैसा लगाया है तो उतनी ही लाइबिलिटी रहेगी, उसके अलावा पर्सनल एसेट्स पे कोई किसी प्रकार का कोई भी मॉर्गेज नहीं होगा। लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ में क्या होता है कि फर्म में जो पैसा लगा है वो तो जा सकता है, उसके अलावा पर्सनल एसेट्स भी मॉर्गेज हो सकती है या पर्सनल एसेट्स को बेच करके उससे जो पैसा आएगा उससे वो पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट पॉइंट है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। इसमें सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब फर्म और पार्टनर्स का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। फर्म का मीन पार्टनर्स, पार्टनर्स का मीन फर्म, ये दोनों एक है। ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। पार्टनरशिप पार्टनर से अलग नहीं होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी 8। अब आगे का वीडियो, नेक्स्ट क्लास में कुछ कंसेप्ट, नए कंसेप्ट के साथ में इसके आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। और मैंने जब बताया था शुरू में कि हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ खास है, तो हिंदी मीडियम के लिए कुछ हिंदी में नोट्स है तो वो आप पढ़ लीजिए। साझेदारी, पार्टनरशिप
एक्ट 1932 डेफिनेशन सेक्शन 4 में दी हुई है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई कार्य करते हैं उसे साझेदारी कहा जाता है। सदस्य न्यूनतम 2 होते हैं, अधिकतम 50 होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 के अनुसार अधिकतम संख्या वह होगी जो निर्धारित की जाए, परंतु 100 से अधिक नहीं हो सकती। रूल नंबर 10 अधिकतम 50 कर दी गई है। सदस्यों को पृथक पृथक रूप से साझेदार कहा जाता है और जबकि सम्मिलित रूप से फर्म कहा जाता है। मैंने अभी बताया था, जॉइंटली फर्म को बोलते हैं और इंडिविजुअली पार्टनर्स बोला जाता है। फर्म मतलब साझेदारी व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। अलाभकारी संस्था, जन कल्याण संबंधी संस्था साझेदारी फर्म नहीं हो सकती। क्लियर। साझेदारों के मध्य एजेंसी अनुबंध होना जरूरी है। मैंने बताया विदाउट एग्रीमेंट नो एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। एग्रीमेंट होना नीड है। प्रत्येक साझेदार अन्य साझेदारों तथा फर्म के एजेंट प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। साझेदारी में सदस्यों का दायित्व सामान्यतः असीमित होता है, अर्थात समापन की स्थिति में आने दायित्वों की क्षतिपूर्ति हेतु साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति वसूली की जा सकती है। परंतु एलएलपी एक्ट 2008 के अंतर्गत पंजीकृत फर्म के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। एलएलपी एक निगम की तरह कार्य करती है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये अभी उसका जो पढ़ाया था उसका हिंदी में क्रॉक्स लिखा हुआ है। साझेदारी फर्म का पंजीयन। साझेदारी फर्म का पंजीयन करवाना ऐच्छिक है, कोई वॉलेंट्री है, कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो पार्टनरशिप एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। साझेदारी की आवश्यकता, नीड ऑफ पार्टनरशिप, संसाधन सीमित होते हैं किसके, सोल प्रोप्राइटरशिप के। उसको अधिकतम बनाने के लिए सब मिलकर के कार्य करते हैं, उस साझेदारी का निर्माण किया जा सकता है। ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर देखने के लिए।